गुड इवनिंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डियन में। बच्चा सब और दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि आपके अपने स्क्रीन पर क्या है। फिजिक्स का आप फिर से देख सकते हैं कि मॉडल सेट है, लेकिन इस मॉडल सेट में हम लोग जो पिछली बार ने हम लोग ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन किया था, आज हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को ऐसे दीर्घ लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न को ऐसे हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, पूरे के पूरे सब्जेक्टिव को देखेंगे, जिसमें से आज हम लोग पूरे शॉर्ट टाइप को कवर अप कर लेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग पूरा का पूरा ऐसे लॉन्ग टाइप आप लोग को ऐसे मिल जाएगा 5 नंबर वाला। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के जो देखने वाले हैं, आप देख सकते हैं 100 मार्क्स 70 मार्क्स का है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिसमें से आप यहाँ पर जो देख रहे हैं 20 क्वेश्चन, हम लोग ये 20 क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन एकदम सारे क्वेश्चन के आंसर को देख लेंगे। आप लोगों को पता है कि इस जो मॉडल सेट होता है, 20 से 30% डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डील कर लेंगे, फिर केमिस्ट्री को भी डील करेंगे, फिर मैथ्स को भी डील करेंगे, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को कर लेंगे। ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव देख लिया होगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ऑब्जेक्टिव का, और ये भी वीडियो आप लोगों को शायद पसंद आए, तो ऐसे आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आज हम लोग सब्जेक्टिव को ऐसे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि पूरा का पूरा आपसे ऐसे मॉडल पेपर जितना है आराम से आप लोग ऐसे सॉल्व हो जाए। पूरा वीडियो देखिएगा, तभी जाकर के आपको याद हो सकता है। और कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये देख करके नहीं चले, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और लिखना शुरू कर दीजिएगा, ताकि आप लोग से याद हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, यही आप लोग से गुजारिश है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे पहला प्रश्न है कि समविभवी तल से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे ही समविभवी तल कहते हैं। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। अगर इतना आप लोग लिख देते हैं तो 2 अंक आपका पक्का हो जाएगा। तो कृपया इसे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इससे लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। स्थिर विद्युत गॉस प्रमेय को लिखें। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स के उस पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई बराबर होता है Q × 1/ε0। यह गॉस प्रमेय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव के जूल के नियमों को लिखे। तो इनमें सबसे पहले लिखेंगे जूल के द्वारा निम्नलिखित नियम दिए गए, और यहाँ पे प्रथम है कि ऊष्मा का परिमाण धारा के वर्ग के समानुपाती होता है जब प्रतिरोध और समय नियत हो, अर्थात H समानुपाती I², जहाँ R और T नियत यहाँ पर है। और यहाँ है दूसरा कि ऊष्मा का परिमाण प्रतिरोध के समानुपाती होगा, नहीं कि H समानुपाती R, जहाँ धारा और समय नियत रहेगा। और ऊष्मा का परिमाण समय के समानुपाती होता है, अर्थात H समानुपाती T, जहाँ धारा और प्रतिरोध नियत रहेगा। तो समीकरण को जब इन तीनों समीकरण को मिलाएंगे तो H बराबर I² RT निकल कर आएगा। तो यही जूल के नियम है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न के प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, तथा इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और इतना लिख देते हैं तो 2 अंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीटा किरणों के 2 गुणों को बताएं। तो बीटा किरणें का निम्नलिखित 2 गुण होते हैं। एक नंबर देखेंगे कि बीटा किरणें ऋणावेशित होते हैं। बीटा किरणों का विराम द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg होता है। इतना लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे तीसरा है, देखेंगे कि इसकी भेदन क्षमता अल्फा किरण से 100 गुना होता है। यहाँ पे 2 ही पूछा है तो हम लोग 2 ही लिख देंगे। आप लोग अगर तीसरा भी याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा कि ये याद रहेगा पहले से। और यहाँ पे प्रश्न है कि P प्रकार के अर्धचालक को समझाएं। तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों में संयोजी अशुद्धि जैसे वर्ग 13 के तत्व BaL Ga मिलाने से प्राप्त अर्धचालक P टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसमें विद्युत का चालन धनावेशी छिद्रों के कारण ही होता है।
ये वर्ग 13 के तत्व हैं, ब्रेनियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टिटेनियम। और यहाँ पे प्रश्न कि प्रकाश का ध्रुवीकरण को समझाएं। तो जब तरंगे या प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ संचारित होती है तो तरंग संचारण के परितः सममित की कमी प्रदर्शित करती है, जिसे ही प्रकाश का ध्रुवीकरण कहते हैं। तो आप लोग इस प्रश्नों को देखिएगा नहीं, बल्कि इसको आप लोग एक कॉपी पर जरूर उतार कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसे याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इससे 5 से 6 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे जरूर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आयाम माडुलन क्या है? तो माडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग के आयाम में संदेश सिग्नल के आयाम के अनुसार परिवर्तित करते हैं उसे ही आयाम माडुलन कहते हैं। इसे संक्षिप्त में AM लिखा जाता है। हम लोग रेडियो में देखते हैं AM, FM, इसी तो यह है AM यानी कि आयाम माडुलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं से हम यही समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है और समान विद्युतीय क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में समान और एक दूसरे के समानांतर होती है इस प्रकार। और यहाँ पे एक भी और लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और यहाँ पे प्रश्न भी बनता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? अगर काटेंगी तो उसमें एक सब जो बल लग जाएगा, उसी कारण से वह नहीं काट पाती है। और यहाँ पे प्रश्न है कि संधारित्रों के श्रेणीबद्ध संयोजन को समझाएं। तो जब किसी संधारित्र को ऋण प्लेट से दूसरे संधारित्र को धन प्लेट से और दूसरे संधारित्र के ऋण प्लेट को तीसरे संधारित्र के धन प्लेट से जोड़ दिया जाए अथवा यही क्रम जारी रहे तो ऐसे क्रम समूहन को श्रेणीबद्ध क्रम समूहन कहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि धन प्लेट को ऋण से जोड़ा जाता है और फिर ऋण प्लेट को धन से, और यहाँ पे फिर ऋण प्लेट को धन से जोड़ा जाता है और फिर से इसी तरह यह क्रम जारी रहेगा। इसे ही हम लोग श्रेणीबद्ध क्रम समूहन कहेंगे। यानी कि इसका सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 डैश डैश 1/cn, यानी कि अनंत तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न की फैक्स क्या है? तो फैक्स का पूरा नाम फैक्सिमाइल मशीन होता है। इसकी सहायता से दस्तावेजों की हूबहू कॉपी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जाता है। प्रश्न की नमन कोण क्या है? तो पृथ्वी के किसी स्थान पर बनने वाला वह कोण जो चुंबकीय यामियोतर में चुंबकीय क्षेत्र के दिशा और क्षैतिज के साथ बनता है, तो ऐसे कोण को नमन या नति कोण कहेंगे। अगर पूछेगा नति कोण क्या है तो यही परिभाषा होगा और नमन कोण के लिए यही होगा, यानी कि दोनों का नाम सेम ही है, नति कोण या नमन कोण। प्रश्न है कि प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाएं। तो इसमें क्या होता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष वैसा इंद्रधनुष होता है जिसका निर्माण 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, से प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। अगर पूछता कि द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है तो उसमें क्या होता है कि 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न कि निकट दृष्टि दोष क्या है? तो वैसा दृष्टि दोष जिनमें नजदीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है जबकि दूर की नहीं, ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उपचार अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। अगर पूछता कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है तो उसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहेंगे। उसका निवारण हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न के विद्युत अनुनाद को समझाएं। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक में कंपन उत्पन्न होने लगता है, तो जिसे ही विद्युत अनुनाद कहेंगे, जैसे कपास हुई धारावाही परिनालिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि माध्यम की चुंबकशीलता को समझाएं। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा की माप बताता है, उसे ही माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि एंड गेट को समझाएं। तो एंड गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट्स होते हैं पर आउटपुट केवल एक होता है।
एंड गेट का आउटपुट तभी हाई होता है जब सभी इनपुट हाई होते हैं। एंड गेट 2 या 2 से अधिक इनपुट्स पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के लिए, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि इसका वीडियो बनाया जाए या नहीं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।